दोस्तों नमस्कार। ईरान ने जब इजराइल पे आक्रमण किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि दुनिया बहुत तेजी से बदलेगी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको देखते लगता है कि ईरान का जो हमला था उसने इस पूरी दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ बदल दिया है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि किस तरह से ईरान का जो हमला था इजराइल पे, उसने किस तरह से इजराइल को बैकफुट पे किया, किस तरह से अमेरिका को सोचने पे मजबूर किया और दुनिया में जो इसका इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है उसको, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी इसको, और साथ ही साथ किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन बदलेंगे, इन सब बातों को आज हमें समझना चाहिए। इस वीडियो में आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि चारों मुद्दों पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत इस स्थिति में क्या कर सकता है। एक ही असेसमेंट है जिसको हम 360 डिग्री का असेसमेंट बोलते हैं, मैंने वो करने का प्रयास किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो करीब 180 से 200 मिसाइलें दागी गई। और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दुनिया के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस थे इजराइल की सुरक्षा के लिए। अमेरिकन शिप्स तैयार थे, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए थे, इजराइल का आयरन डोम था। उस सब के बाद भी जो मिसाइलें छोड़ी गई ईरान की, वो उनकी लेटेस्ट मिसाइलें नहीं थी, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। वो थी फतेह 1 और खैबर। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, ये जब ईरान से छोड़ी गई और इजराइल पहुंची, तो आप ये कह सकते हैं कि करीब 80-90% वो मिसाइलों को रोक लिया गया। लेकिन 10% मिसाइलें फिर भी इजराइल में इधर उधर गिरी। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो ईरान ने टारगेट पे हिट करने का प्रयास किया था, उनमें से 2 एयर बेसिस को हिट वो कर पाए। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी ये मिसाइलें लेटेस्ट मिसाइल नहीं थी ईरान की। जो ईरान ने अभी अपनी नई लेटेस्ट मिसाइल बनाई है, जिसमें फतेह 2 है या बाकी जो है, वो सुपरसोनिक मिसाइल्स है। उसके जो टारगेट्स हैं वो अपना मिडवे में डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आयरन डोम को अपनी स्थिति को जब तक टेक्नोलॉजिकली फर्दर इंप्रूव नहीं करते, ईरान के साथ आगे झगड़ा करने का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि ईरान को भी ये पता है, अमेरिका को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पे बहुत इन्वेस्ट किया है और ड्रोन और मिसाइल आज ईरान की ताकत बन गई है। जो आपके पास आयरन डोम था, वो हिजबुल्लाह के पास जो आउटडेटेड शॉर्ट रेंज मिसाइल थे, जो मिडवे में अपना रास्ता नहीं बदल सकते हैं, उनको गिराने के लिए आयरन डोम सक्षम था। लेकिन मल्टी वॉरहेड और मिड एयर मैन्यूवरिंग वाले जो मिसाइल्स होते हैं, क्या आयरन डोम और एरो सिस्टम उनको कंट्रोल कर पाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया। इसीलिए जब मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली अब ईरान का जो हमला था, उसने इजराइल और अमेरिका को सोचने पे मजबूर किया है और अब इन दोनों को इसका तोड़ निकालना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि डिफेंस में एक और आर्म्स रेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आसार शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है और उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब इसका दूसरा जो सबसे बड़ा खामियाजा है, मान लीजिए कि इजराइल ने ईरान पे रिटेलिएट किया, और किस पे करेंगे? ईरान के पास एक या दो बड़े बंदरगाह हैं जहां से उनका तेल आया एक्सपोर्ट होता है। अब ज्यादा से ज्यादा उनको तोड़ दोगे। अगर आपने उनकी रिफाइनरी पे और पोर्ट्स पे अटैक किया, अब ईरान को जब लगेगा कि उनकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, और वैसे भी जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड ईरान का करीब $80 बिलियन के आसपास था, वो अब घट के करीब $20 के आसपास आ गया। क्योंकि जो इतने सैंक्शंस लगे हैं, उनका मेन इस समय जो एक्सपोर्ट्स है, वो तो बेसिकली क्रूड है। और उसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी है, 1/3 करीब जाता है चाइना को। और बाकी जो एक्सपोर्ट होता है वो जाता है बहुत सारी ऐसे आइलैंड्स को या बाकी कंट्रीज को, जहां पे या तो चाइना डायरेक्टली इंपोर्ट करता है या वहां पे कोई और तरीके से स्मगलिंग होके वो तेल ईरान से जाता है। ईरान से ये तेल जो स्मगल होके जाता है, इसका जो पैसा होता है वो जो चाइना देता है, वो पैसा जाता है ये जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे हमास हो,
चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, या इराक में जो शिया ग्रुप्स हैं उनको, क्योंकि ऑफिशियल ट्रांजैक्शन तो अब आप कर नहीं सकते। तो ये एक स्थिति बनेगी। और मान लीजिए कि इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया, अब उससे क्या होगा? बदले में, रिटेलिएशन में, गुस्से में, अगर मान लीजिए ईरान ने सऊदी अरेबिया और यूएई की रिफाइनरीज को अटैक कर दिया, उनको तबाह कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में एक संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ आज के अगर हम पूरी दुनिया का व्यापार देखते हैं तो ईरान मात्र 4% के आसपास वर्ल्ड ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी रखता है। बाकी जो मेजर पोर्शन है, करीब 20-25% तो अमेरिका का खुद का ही हो गया है, लेकिन जो बाकी करीब 15 से 20% है, सऊदी अरेबिया और बाकी जो यूएई है, कतर है, कुवैत है, ये जो बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अगर इनकी रिफाइनरी पर अटैक होता है तो आप समझिए दुनिया में क्या होगा। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है चाइना, और चाइना को अगर रशिया से सप्लाई मिलती है और मान लीजिए कि चाइना का डिसरप्शन करने के लिए ईरान पर अटैक होता है, अब सवाल इस बात का है कि क्या ईरान सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो कुवैत की रिफाइनरीज है उसको छोड़ देगा? वो तो उनके अक्रॉस द डिस्टेंस है, उसके बीच में तो एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं करेगा। उस स्थिति में क्या होगा, इसको आप रिफ्लेक्ट करिए यूक्रेन वॉर के साथ। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस हो गया था, क्योंकि रशिया से उन्होंने गैस खरीदने पे, सब चीजों पे उन्होंने प्रतिबंध लगाए, लेकिन गैस खरीदने पे प्रतिबंध नहीं लगाए, गैस का सिर्फ प्राइस तय किया। अब सवाल इस बात का है कि अगर आज मिडल ईस्ट पे अटैक होता है तो एनर्जी प्राइसेस कहां जाएंगे? और यही डर सता रहा है यूरोप को, यही डर सता रहा है चाइना को। इसीलिए कोई नहीं चाहता कि ये लड़ाई एस्केलेट हो और ईरान रिटेलिएट करे। और ईरान को रिटेलिएट करने से रोकने के लिए आपको इजराइल को रोकना होगा। और इजराइल का संकट अब ये हो गया है कि वो अपनी धरती को बचाए या दुनिया की सुने, और ये दुविधा आज बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पे आप आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को और हथियार नहीं देने चाहिए, तो उसका रिटेलिएशन प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने साफ करके कहा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है, ये सब अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर इजराइल पे पड़ रहा है और वो प्रेशर आ रहा है यूरोप से, इस स्थिति के अंदर इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अगर मान लीजिए अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई देता है और उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होता है, और बदले में ईरान बाकी मिडिल ईस्ट के जो ऑयल एक्सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, चाहे रिफाइनरी है या पोर्ट्स हैं, उनको तबाह कर देता है, तो पूरा का पूरा क्राइसिस यूरोप में खड़ा हो जाएगा। और वैसे ही वहां पे इस समय मंदी का दौर है, इकोनॉमी स्टैग्नेशन में है, और बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये था इकोनॉमिक फॉलआउट यूरोप के लिए जो अमेरिका के एलाइंस है। बाकी कंट्रीज, इंडिया, चाइना और बाकी दुनिया जो तेल खरीदती है, उन पर तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आएगा। तो हम भी चाहते हैं कि ये लड़ाई ना बढ़े, इस बात को हमें समझना होगा। अगर दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, इसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरी दुनिया पे आता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, तो आपको भी पता है कि अमेरिका में चुनाव है, और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो बाइडेन की जो सरकार है, उस पर नेगेटिव असर आएगा। और जब नेगेटिव असर आएगा तो उनकी सरकार अगर हारती है तो ये कहा जाएगा कि देखिए आपने इजराइल को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए जनता आपसे नाराज थी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, स्लो डाउन हुआ है, जो किसी को पसंद नहीं। अब स्थिति में अमेरिका का ये कहना है कि देखिए इजराइल को कि आप थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि अब आपके पास दो चैलेंज है। एक तो ये कि आपको अपने आयरन डोम और जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सुधारना होगा, क्योंकि आपके पास अभी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। और ईरान ने अगर ज्यादा अटैक कर दिया तो गंभीर खतरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कॉस्ट है। तीसरी तरफ अगर मान लीजिए यूरोप साथ नहीं देता है तो इजराइल का मॉरल लेवल भी डाउन होता है यूएन में और बाकी इंटरनेशनल लेवल। उस स्थिति में भारत को भी खुल के इजराइल को सहायता देना मुश्किल होगा, और चाइना तो वैसे भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी ज्यादा दोस्ती ईरान से।
तो अब स्थिति क्या बनती है दोस्तों? स्थिति ये बनती है कि इजराइल अब उन जगह पे अटैक करे जिससे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है ईरान के वो खत्म ना हो, खासकर पेट्रोल सिस्टम्स जहां पे क्रूड रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक इजराइल ये कर सकता है कि जो चाइना इजराइल के बीच में जो रेलवे लाइन कनेक्शन है आप उसको तोड़ सकते हैं, उसके पुलों को तोड़ सकते हैं, कुछ और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को आप तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूक्लियर पावर, जैसा ट्रंप ने कहा कि आपका पूरा सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या उसको डायरेक्ट अटैक करके उड़ाया जाएगा या इजराइल अपनी मोसाद और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी का इस्तेमाल करके वहां पे जिस तरह से हनिया की मौत हुई ब्लास्ट में, क्या इस तरह से फैसिलिटीज को इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाएगा? अब इजराइल को ये सोचना है। कहने का मतलब ये है कि आप सीधा खुल के ओपन अटैक करें या आप जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से आप वो करें। मुझे लगता है इजराइल के हित में यही होगा कि आप सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसलॉज करने का प्रयास करें, बाकी स्ट्रैटेजिक एसेट्स को आप डिस्ट्रॉय करें। लेकिन अगर खुला आक्रमण इजराइल ने किया ईरान पे तो और ईरान ने अगर रिटेलिएशन में अपनी तरफ से और कुछ किया और बाकी कंट्रीज को हर्ट किया तो एक रीजनल वॉर होना सुनिश्चित है। लेकिन रीजनल वॉर होने से पहले अमेरिका को सारे ऑप्शन देखने होंगे और साथ ही साथ सब जगह का एयर डिफेंस सिस्टम और उनको सफिशिएंट हथियार और एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स देनी होंगी कि इन केस अगर ईरान इस तरह का वाइड स्प्रेड अटैक करता है तो सब मिलके किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में ईरान को घेरने का प्रयास करें। उसके लिए हथियार चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, इसका मतलब उसमें टाइम लगेगा। तो शायद यही कारण है कि इस समय इजराइल दुविधा में है कि अटैक करें या ना करें, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ईरान ने अटैक किया और इजराइल खामोश बैठा है। लेकिन जिस तरह के सामरिक, डिप्लोमेटिक, आर्थिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे अगर उसको गेज नहीं किया गया और बगैर सोचे समझे अटैक किया गया तो इससे इजराइल का ज्यादा नुकसान। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इजराइल को तुरंत अटैक कर देना चाहिए या जैसा उन्होंने कहा कि अब अगला जो रिटेलिएशन है वो हम डिसाइड करेंगे कब, कहां और कैसे करना है? आपको क्या लगता है? क्या इजराइल अटैक करेगा, खुल के अटैक करेगा और उसके बाद क्या ईरान आसपास के देशों पर अटैक करेगा या नहीं करेगा? आपका जो भी असेसमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि दुनिया के हर देश से ये जुड़ा हुआ मुद्दा बनता जा रहा है। अभी नहीं है लेकिन अगर एस्केलेशन हुआ तो इसका बहुत सीरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।